नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो तेलंगाना में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सूबे की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को निजामाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, हैदराबाद नगर निगम में हमारा समर्थन करें। और मैंने केसीआर से कहा कि मोदी आपके साथ नहीं जुड़ सकते हैं, आपके कर्म ऐसे हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केसीआर पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति है और मोदी के बयान के बाद सियासी हंगामा बरपा, तो अब इसके बाद भी बीआरएस का भी जवाब आया है। केसीआर के बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी समाराव ने भी पीएम मोदी के बयान को सफेद झूठ बताया है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली में सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी है और छापेमारी से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। गांधी प्रतिमा पर किया है प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे थे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी है और छापेमारी से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है। गांधी प्रतिमा पर पहुंचे थे ये कार्यकर्ता, जहां पर प्रदर्शन किया गया है और आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लखनऊ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और इसी छापेमारी से नाराज होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन गांधी प्रतिमा पर किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन किया, इस दौरान पुलिस ने भी हिरासत में लिया है। अभी तक का क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप नेता संजय के आवास पर प्रदर्शन के प्रवर्तक निदेशालय छापेमारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और उनके बीच जमकर बहस भी हुई और पुलिस उनको हिरासत में ले लिया। तो लखनऊ की बात न करके पूरे प्रदेश में मुरादाबाद हो, प्रयागराज हो, सब जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है और तानाशाह रवैया अपनाई हुई है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि छापेमारी दिल्ली में चल रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये छापेमारी की जा रही है, इस दौरान प्रदर्शन करना। सिद्धार्थ, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय के कुलपति मौर्य ने मुख्यमंत्री धामी के साथ हुई बैठकों और नीतिगत चर्चा की सराहना करते हुए कहा कि यह उनका सौभाग्य रहा है कि उन्होंने भारत से धामी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी का अवसर मिला है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में दृष्टिगत राज्य में निवेश जुटाने के उद्देश्य से हाल में ब्रिटेन में भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉर्ड मेयर ने भी उनकी सराहना की है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस अब मंडल स्तर पर अपना विस्तार कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मंडल स्तर पर कार्यकर्ता ही नहीं है, तो अध्यक्ष कहां से बनाए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहते हुए साफ तौर पर तंज कसा कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, तो वो कहां से संगठन का मंडल स्तर तक विस्तार करेंगे। अच्छी बात है, कोई भी राजनीतिक दल अपने विस्तार को करता है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है मंडल स्तर पर गठन करने की, कांग्रेस को पहले ये देखना चाहिए क्या उनके पास
मंडलों में आदमी हैं। जिस पार्टी के पास एक उनके घोषित कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रम को आयोजन के लिए वो भीड़ जुटाने उनको बड़ी आपत्ति आ जाती है। कई उदाहरण के ऐसे कार्यक्रम घोषित होते हैं लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। जो अंतर्द्वंद उनका चल रहा है, तो न उत्तराखंड की जनता उनके साथ है, न उनके पास कोई कार्यकर्ता रह गया है। इसलिए ये सब दिखावे के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। पत्रकार और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता फारूकुल्ला हसन चांद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। अब चाहे वो विपक्ष का नेता हो या फिर पत्रकार हो, अधिकारी, व्यापारी, शिक्षक या फिर आम आदमी ही क्यों ना हो, बीजेपी को देश के संविधान और लोकतंत्र से इस दौरान भरोसा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी याद रखे कि देश की जनता ने कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए माफ नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पत्रकारों और आम आदमी पार्टी के सांसद के घर पर छापेमारी की सपा निंदा करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, फिर वो विपक्ष का नेता हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो या आम आदमी हो, उसको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, उसको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों के घर पे और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी के घर पे छापेमारी हो रही है, समाजवादी पार्टी इन सब घटनाओं की निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी याद रखे कि देश के इतिहास ने कांग्रेस को कभी भी इमरजेंसी के लिए माफ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का घोषित इमरजेंसी के लिए देश कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने और महिलाओं के सम्मान, उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस दौरान शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूपी में 1.92 लाख बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को लेटर जारी किया है। 60 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। 11.74 लाख परिवार के बुजुर्गों को चिन्हित किया गया है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने ये पत्र जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने ये पत्र जारी करते हुए जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में 1.92 लाख बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों को लेटर जारी कर दिया है। 60 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों के ये आयुष्मान कार्ड बनेंगे, जहां पर 11.74 लाख परिवार के बुजुर्गों को चिन्हित किया गया है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने यह पत्र जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बाल विवाह बच्चे के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण और यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर ही असर डालता है, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है। किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह और अनौपचारिक संबंध भी आते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े के तहत रहते हैं। उनके कारण बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। साथ ही बाल विवाह का प्रभाव भी बहुत बुरा होता है। आज हम बाल विवाह की बात क्यों कर रहे हैं, इसके तमाम प्रश्नों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बाल विवाह शब्द से आप बिल्कुल परिचित होंगे। बात विवाह न सिर्फ बच्चों का जीवन बल्कि परिवार और समाज पर भी पूरा असर डालता है। पुराने जमाने की बात की जाए तो कहा जाता था कि बच्चों की जल्दी इसलिए शादी कर दी जाती है जिससे वे कोई गलत हरकत में ना पड़ जाए। लेकिन जैसे समय और स्थिति बदली, लोगों की मानसिकता बदली, वैसे ही परिवर्तन आना शुरू हो गया। बाद में इस पर कानून भी लाया गया। कानून बनने के बावजूद भी असम से
63% मुस्लिम समुदाय के लोग बाल विवाह कर रहे हैं। अपनी जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में बाल विवाह का खेल चल रहा है। असम की हिमंता सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे राज्य में बाल विवाह के खिलाफ दूसरे चरण का यह अभियान मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 की सुबह चलाया गया। आगे भी इस अभियान के जारी रहने की खबर सामने आई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। बता दें कि इस साल फरवरी में भी असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू की थी। इसमें एक महीने में 3141 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पिछली कार्रवाई में गिरफ्तार लोगों के रिकॉर्ड के इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण से पता चला था कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 62% मुस्लिम थे, जबकि बाकी हिंदू या अन्य समुदाय के लोग थे। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में राज्य भर में 916 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के तहत 706 एफआईआर दर्ज की गई और 141 लोग आरोपित हैं। गिरफ्तार लोगों में 551 पुरुषों पर कम उम्र की लड़कियों से शादी करने का आरोप है। वहीं 351 पति या पत्नी के रिश्तेदार हैं। इसके साथ ही 14 मौलवी आदि हैं जिन्होंने ये शादी करवाई थी। अब तक 35 पुलिस जिलों में से 31 में गिरफ्तारी हुई है। सीएम शर्मा की किसी भी सामाजिक बुराई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऐलान के बाद ही असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ एक्शन शुरू किया। इस साल की शुरुआत में असम सरकार ने फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ इस अभियान का पहला चरण चलाया था। तब उन्होंने बाल स्वास्थ्य पोर्टल का हवाला देते हुए कहा था कि बीते समय असम में 6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं में से लगभग 17% किशोरियां थीं। कानूनी अभियान के बाद भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की साजिश में लगे हुए हैं? ये सरकार और हिंदुस्तान के कानून को दत्ता बताकर खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। सवाल कई हैं, मगर सरकार अपने तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो हम सभी ने महाभारत के बारे में खूब पढ़ा है, बहुत कुछ देखा भी है, कौरवों और पांडवों की कहानी भी खूब सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि पांडव आज भी इसी धरती पर आते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड देवभूमि में आज भी पांडवों को नृत्य के लिए बुलाया जाता है और वो आते हैं, मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में आज भी पांडव नृत्य किया जाता है, जिसका आयोजन एक मेले के रूप में होता है, जिसे देखने और जानने के लिए हजारों की संख्या में उत्तराखंड में लोग दूर दूर से आते हैं। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, अपनी अलौकिक खूबसूरती, प्राचीन मंदिर और अपनी संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की लोक कलाएं और लोक संगीत सालों से भारत की प्राचीन कथाओं का बखान करती आ रही हैं। ऐसी एक प्राचीन परंपरा है पांडव नृत्य, जो कि देवभूमि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। उत्तराखंड में पांडव नृत्य पूरे 1 माह का आयोजन किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेती का काम करीब पूरा हो चुका होता है। गांव वाले इस खाली समय में पांडव नृत्य के आयोजन के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। उत्तराखंड के टिहरी स्थित कांडर सयू गांव में हर तीसरे साल पांडव नृत्य का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है, जिसमें प्रवासी ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और ग्रामीण अनिल चौहान ने बताया कि भगवान हुणेश्वर और नागराज की धरती पर हर तीसरे साल पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। भगवान हुणेश्वर नागराज देवता और पांडवों की स्थात में यह कार्यक्रम प्रत्येक 3 साल बाद मनाया जाता है और यह कार्यक्रम केवल एक मनोरंजन के तौर पर नहीं मनाया जाता, बल्कि यह कार्यक्रम क्षेत्र की कुशलता के लिए, क्षेत्र के अन्न के भंडार, धन के भंडार भरे रहे और बहुत अच्छा क्षेत्र में समृद्धि रहे, इसलिए यह कार्यक्रम मनाया जाता है। भगवान हुणेश्वर नागराजा जो है इसको एक दिन देते हैं, एक समय देते हैं
तब उसके बाद ही यहाँ पर इस क्षेत्र की धान की कटाई और मंडाई का कार्यक्रम शुरू होता है और भगवान हुनेश्वर नागराजा संपूर्ण क्षेत्र को आशीर्वाद देने का कार्यक्रम करते हैं। पांडव नृत्य कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष दिनेश नेगी और डॉक्टर देव सिंह कंडारी भी धार्मिक परंपरा पांडव नृत्य में शामिल हुए। ये तो पौराणिक चल रहा है महाभारत काल से। अब पहले महाभारत राजा शांतनु से चला, फिर धर्म नीति से चले, फिर हमारे पुरखों ने कि अपनी पूर्वजों के यादगार, अपने पांडवों के यादगार में इस धर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए इस पांडव नृत्य का एक उल्लेख किया, इसकी गाथा करी। जैसे माँ द्रौपदी और 5 पांडव वरदानी पुत्र थे। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले पौराणिक लोगों का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य रहा है कि स्थानीय जनता को एकता के सूत्र में पिरोना। कार्यक्रम जो है केवल जिनके द्वारा प्रारंभ किया गया था कई वर्षों पहले, तो उनका मुझे लगता है कि एकमात्र उद्देश्य रहा कि स्थानीय जो जनता है उसको एकता के सूत्र में पिरोना। और इसलिए उन्होंने क्या है, ये जो महाभारत जो महाकाव्य है उसके कथानक से इसकी संकल्पना ली। और जिस प्रकार से महाभारत में आपने देखा होगा उसका जो कथानक है वो ये प्रस्तुत करता है कि उसमें जो दोनों पक्ष थे कौरव और पांडव, उनके बीच जो है ज़मीन को लेकर बहुत विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और अंततः युद्ध हुआ। लेकिन उसी के एक संदेश को प्रेषित करने के लिए कि जो महाभारत है वो एक शांति संदेश है। आपको बता दें कि टिहरी के कंडार सीव गांव में कई सालों से पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य किरदार 5 पांडव होते हैं, बाकी उनके सैनिक होते हैं और हाथी का रूप ऐरावत हाथी होता है। पांडव नृत्य कराने के पीछे गांव वालों द्वारा विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गांव में खुशहाली, अच्छी फसल को माना जाता है। साथ ही पशुओं में होने वाले रोग पांडव नृत्य कराने के बाद ठीक हो जाते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जयपुर में हुई रोड रेज की घटना का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जयपुर बचाओ संघर्ष समिति और साथ ही हिंदूवादी संगठनों ने बड़ी चौपड़ पर धरना प्रदर्शन और बाजार बंद का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। धरना प्रदर्शन के ऐलान के अनुसार जयपुर बचाओ संघर्ष समिति, हिंदू समाज और हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जयपुर के सभी हिंदू परिवार से आह्वान के बाद में सनातन को बचाने के लिए सभी धर्म में शामिल होकर हिंदू समाज और सनातन की एकता का संदेश विरोधियों तक इस दौरान पहुंचाया जा रहा है। दरअसल जयपुर के रामगंज में गंगापौल और क्षेत्र में भी 29 सितंबर को हिंदू परिवार से आत्मरक्षा में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हिंदू संगठन का गहलोत सरकार पर आरोप है कि इस घटना को सांप्रदायिकता और मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवार के साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है। सरकार के समुदाय को लाभ देने का काम, चाहे वो कर्फ्यू काल में हो, चाहे वो अन्य दिनों में हो, चाहे किसी प्रकार का उसको सहायता देने में, हर दृष्टि से एक विशेष समुदाय को लाभ देने कर रही है। इन्हें लाल की हत्या हुई उनके परिवार इसकी सुरक्षा नहीं दी गई, चारों बार तक पकड़ा नहीं गया। कलेक्ट्रेट पे जहाँ पर हमारा शासन सचिवालय है वहाँ पर चौकीदार की गला रेत कर हत्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। परंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस का राज है राजस्थान में और ये जिस प्रकार से भेदभाव की नीति पर चल रही है। इकबाल की मौत होती है, हत्या होती है तो 50 लाख और मनु वैष्णव की हत्या होती है तो 1 नया पैसा नहीं। कलिया लाल की उदयपुर में घटना होती है तो 5 लाख। इस प्रकार का भेदभाव
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अलवर ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे जयराम जाटव की बेटी ही अपने पिता पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगा रही है। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे ही पिता मुझे कई बार जान से मारने की धमकी देते रहे हैं। उन्होंने हमारे परिवार पर भी कई मुकदमे भी दायर किए हुए हैं। बेटी ने यह भी बताया है कि आज हम पूरे अलवर गांव के वो सभी प्रत्याशी बीजेपी कार्यालय पर आए हैं। उनकी टिकट कटवाने के लिए हम बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में आज ज्ञापन देने आए हैं। आज हमारे साथ में है एक ऐसे पूर्व विधायक की बेटी जो लगातार अपने ही पिता का विरोध कर रही है। और अगर हम बात करें उनके विधायकी की तो 2003 में एमएलए थे और फिर 2013 से 2018 तक बीजेपी के उम्मीदवार रहे और एमएलए रहे। लेकिन क्योंकि उनकी बेटी से उनकी नहीं पटती थी तो आज उनकी बेटी बीजेपी कार्यालय में आकर उनका विरोध कर रही है। और साथ में और भी जो वहाँ के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं वो साथ में आकर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उन्होंने विरोध किया है कि हमारे पिता को टिकट ना दिया जाए। तो हम पूरा मामला समझेंगे। पूरा मामला क्या है, उन्हीं की बेटी की जुबानी। अच्छा, क्या है पूरा मामला, ये बताइए आप। मेरा नाम मीना कुमारी जाटव, पूर्व विधायक जयराम जाटव की बेटी, और गिरामीर से हैं, अलवर गिरामीर से हैं। मैं चुनाव लड़ रही हूँ और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं जयराम जाटव जी, वो मेरे पिता हैं। और मेरे साथ कैंडिडेट आए हैं, 17-18 कैंडिडेट हम अलवर से आए हैं क्षेत्र से। तो मेरे साथ अत्याचार, शोषण और मेरे साथ भेदभाव, मेरे मारने की धमकी दी गई, मेरे बेटे को मारने की धमकी गई है। पर जयराम जाटव को टिकट मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी रहूँगी और मैदान में रहूँगी। पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी के साथ अत्याचार हो है, मुझे भी बेटी के साथ शोषण हो रहा है, इसके साथ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जयराम जाटव को इसको टिकट नहीं दिया जाए, किसी और किसी को टिकट मिल जाए तो इसमें जो प्रत्याशी रहेगा दूसरा उसका समझौते में रहेंगी। तो क्या ऐसा क्या मामला हो गया था कि जब आपके ही पिता जिसने जन्म दिया वो आपके विरोधी हो गए? जयराम जाटव अंधविश्वासी और शोषण, जो बेटी को जो कूक में मार जाते हैं वो जयराम जाटव है। उसका बेटी के साथ मरवाने के लिए, बेटे को मरवाने के लिए वो मेरे साथ भी राजनीति में मुझे भी उठवा सकते हैं। वो ऐसी राजनीति है, गुंडागर्दी राजनीति में कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि आपके परिवार पे कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, तो उन मुकदमों का आधार क्या था, क्या उस पे आरोप लगाए गए? मेरे बेटे के खिलाफ, मेरे खिलाफ 4 केस लगवाए हुए हैं। और जो हम जाते हैं केस करने हम जाते हैं तो पीछे से उसका फ़ोन पहुंच जाता है। इनका रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाए और मेरी फेसबुक आईडी बंद करवा दी है। तो मेरे सोशल मीडिया पे अच्छा चल रहा था तो उसको बंद करवा दिया गया है। पर ये चुनाव में खड़ी रहेंगी तो इसे मैं गोली से भी निकलवा सकता हूँ, जान से ख़त्म भी करवा सकता हूँ। पर ये चाहती हूँ, इसके साथ जनता भी नहीं है और आम जनता भी नहीं है। जो बेटी का नहीं है तो आम जनता का कैसा हो गई? तो क्या आप आज, क्योंकि जयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप आई हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के उन जो तमाम नेताएं जो आज यहाँ कार्यालय में मौजूद है उनको क्या कहना चाहेंगी आप? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूँगी, कैंडिडेट कोई भी हो पर जयराम जाटव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। कैंडिडेट चाहे अलग हट के किसी को भी दे, मुझे टिकट नहीं दे पर किसी और को टिकट दे दे। चलिए देखिए, क्योंकि ये एक पारिवारिक मामला है, क्योंकि लगातार बेटी अपने बाप का ही विरोध कर रही है। अब ये तो समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी उस पूर्व एमएलए को टिकट दे पाती नहीं पाती। लेकिन आज जिस प्रकार से मीना कुमारी जाटव अपने पिता का विरोध कर रही है, कई लोगों को लेके आई है साथ में, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से मिलने का प्रयास कर रही है और अपने बाप का विरोध कर रही है। मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क, जयपुर। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।